हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा रैपिड फायर राउंड और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिज्म। मैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बेस्ट क्वेश्चन चुन के पिकअप करके लेके आया हूं सिर्फ आपके लिए। आज के लेक्चर देखने से पहले आपको प्रिज्म के रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट और हमने प्रिज्म के अंदर जो कॉन्सेप्ट सीखे थे ना, एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये सारे कॉन्सेप्ट टोटली 100% क्लियर होने चाहिए। बिकॉज आज के लेक्चर में जेईई मेंस को छोड़ के हम जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो होप्स आपने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज किए होंगे। तो क्वेश्चन को देखो, पहले पॉज करके उसको ट्राई करो। डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लोगे उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप पॉज करके ट्राई नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है, ठीक है। तो पहले पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद इसका रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा आगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वन बाय वन आप ट्राई करते जाओ। तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। एन इक्विलेटरल प्रिज्म इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ रे PQ इज इंसिडेंट टू इट फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे क्या बोला है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में क्या होगा, ठीक है। PQ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, QR हॉरिजॉन्टल होगा, RS हॉरिजॉन्टल होगा, या किसमें क्या होगा ऑप्शन के अंदर। तो आपको याद हो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन केस में हमने क्या डिस्कस किया था, बताओ। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में आपको क्या क्या पता है कि उसके अंदर क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एमर्जेंट एंगल, और अंदर जो रिफ्रैक्शन वाले एंगल होते हैं R1 इक्वल टू R2 हो जाता है ना, ये सब हमको पता है। यहाँ पे ये अपना प्रिज्म का एंगल होता है, ठीक है। और I इक्वल टू E होता है। और सोचो अगर अंदर R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए तो किस तरह से रे पास करेगा, बताओ। R1 इक्वल टू R2 होने के लिए किस तरह से रे पास करेगा, ठीक है। यहां पे हम चाहते क्या है कि ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाए। तो R1 और R2 के इक्वल होने के लिए ना, यहाँ पर ये जो लाइन है हमारा, ये बेस के पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पर ये जो लाइन है क्या है, कौन सा लाइन है, QR जो होना चाहिए ना वो पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है जो QR इज हॉरिजॉन्टल, वो अपना करेक्ट आंसर है। अगर ये QR हॉरिजॉन्टल नहीं होगा ना तो R1 और R2 एंगल बराबर होंगे ही नहीं। यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा होगा या कुछ कम होगा, उसके हिसाब से ऐसा इंटरचेंज कर जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वाला केस आए तब यहाँ पर ये लाइन जो है बेस के, जो भी नीचे बेस दिया रहेगा उसके पैरेलल हो जाएगी और यहाँ पे R1 R2 इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सिंपल QR अपना हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको रफ करके करते हैं अपना हम सेकंड क्वेश्चन, ओके। तो देखो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। A horizontal ray of light passes through a prism of refractive index 1.5 and apex angle 4 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो प्रिज्म दिया है ना, बहुत ही छोटे प्रिज्म की बात की है। देखो एंगल 4 डिग्री दिया है, मतलब क्या है कि यहाँ पे स्मॉल प्रिज्म की बात कर रहे हैं। और स्मॉल प्रिज्म में हमको पता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आता है वो A इंटू म्यू माइनस 1 आता है, ठीक है। और बोल क्या रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर इस तरह से एक प्रिज्म है जो कि उसका एपेक्स एंगल बहुत ही छोटा है, जो कि इक्वल टू 4 डिग्री दिया है हमको। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है। और क्या लिखा है कि स्ट्राइक्स द वर्टिकल प्लेन मिरर प्लेस्ड इन द राइट ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पे प्रिज्म के राइट में एक मिरर प्लेस किया गया है, ठीक है। इसके राइट में मिरर, इसके बाद यहाँ से जो है ये डेविएशन करके यहाँ पे मिरर में स्ट्राइक करता है। चलो जैसे कि मान लो रे ऑफ लाइट यहाँ पास हुआ, यहाँ पे कुछ उसको नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पे कुछ डेविएशन होगा, उसके बाद देखो ये बहुत ही स्मॉल प्रिज्म है ना, तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट आई और यहाँ पे अपने पास से वो डेविएट कर गई। देखो बहुत ही स्मॉल प्रिज्म है, तो अंदर जो है उसका रिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट इस तरह से रिफ्रैक्शन कर गई, ठीक है। और ये अपना नॉर्मल है। और क्या है, रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ मिरर में टकराएगी, और जब मिरर में टकराएगी उसका होगा रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे इस तरह से हम नॉर्मल बना के इस तरह से उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी तक ये कहानी चल रही है, लेकिन बोल क्या रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि इफ आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे इज टू बी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद ये रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, देन द मिरर मस्ट बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल। मतलब देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ एंगल पर होगा तो डेफिनेटली कुछ एंगल पर जाएगा, लेकिन बोल रहे हैं हमको एंगल पर नहीं चाहिए, हमको ये रे हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो उसके लिए हमको मिरर को कितना डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, ये हमको क्वेश्चन पूछा है। तो किस तरह से प्रोसीड करेंगे हम, उस सबसे पहले हमको ये वाला एंगल चाहिए होगा थीटा, वो वाले एंगल के लिए हमको ये वाला एंगल चाहिए होगा। अब ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन,
देखो यहाँ पे हमने क्यों पता डेविएशन नहीं कर रहा है, क्योंकि स्मॉल प्रिज्म की बात की है। जब स्मॉल प्रिज्म हो तो अंदर उसका डेविएशन ऑलमोस्ट इक्वल टू नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। तो डेविएशन कितना आ जाएगा, a इंटू म्यू माइनस वन, a इंटू म्यू माइनस वन। ए कितना है 4 डिग्री, म्यू कितना है 1.5 माइनस वन, जो कि हो जाएगा 0.5, मतलब ये हो जाएगा 2 डिग्री। मतलब यहाँ पे थीटा जो है ना, देखो एंगल ऑफ डेविएशन ओरिजिनल पास से कितना बेंड किया, ये जो है अपना 2 डिग्री है। अब ये 2 डिग्री होगा तो ये भी अपना 2 डिग्री होगा, ठीक है। ये 2 डिग्री तो ये भी 2 डिग्री, लेकिन क्या इसका आंसर 2 डिग्री होगा? नहीं, इसका आंसर 2 डिग्री नहीं होगा। अगर हमको ये रे को देखो, ये क्या अपना रिफ्लेक्टेड रे, अगर हमको रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल करना है तो मिरर को कितना रोटेट करना है वो हमको पूछा है। तो अगर आपको याद हो, हमने पहले या दूसरे लेक्चर में किया था कि अगर हम मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट करें तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, वो 2 थीटा डिग्री से रोटेट कर जाता है। याद है कि नहीं? देखो देखो अभी ये मिरर का नॉर्मल देखो ये है, अभी मिरर का नॉर्मल ये है। अगर आप मिरर को देखो थीटा डिग्री रोटेट कर दोगे इस तरह से, एग्जाम्पल मिरर को आपने कुछ यहाँ पे थीटा लिया, अल्फा, चलो मिरर को आपने अल्फा रोटेट कर दिया, तो मिरर को आपने अल्फा रोटेट कर दिया, मतलब इसका नॉर्मल जो है, इसका नॉर्मल अब ऐसा हो जाएगा, मतलब ये अपना अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और अब ये अपना इंसिडेंट रे और ये अपना रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर ये अल्फा है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं आपको, देखो ध्यान से, इसी केस को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ओके। ये सब तो समझ पड़ गया आपको। अब क्या देखो, इस तरह से मिरर है, यहाँ पे ये अपना हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट यहाँ से इस तरह से आई और इस तरह से पास कर रही है, ये अपना 2 डिग्री दिया है हमको, ठीक है। अब मेरे कहने मतलब क्या है कि अगर मैं इसको अल्फा डिग्री रोटेट करूँ, देखो अगर मैं मिरर को अल्फा डिग्री रोटेट करता हूँ तो मिरर को मैंने इस तरह रोटेट किया, अब इस मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग इसको नॉर्मल कहाँ पे होगा, इसको नॉर्मल कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ये अपना अल्फा हो जाएगा, तो उसको अगर ये अल्फा है तो डेफिनेटली ये भी अल्फा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखोगे कि अगर ये यहाँ पे आ रही है, अगर हमने मिरर को अल्फा रोटेट कर दिया ना, तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से चली जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो ना? मतलब क्या है कि अगर ये 2 डिग्री है ना, तो मिरर को हमको जो है 1 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो अल्फा का आंसर आएगा वो 1 डिग्री आएगा। देखो ध्यान से, हमने 1 डिग्री रोटेट किया तो ये जो है 2 डिग्री से चेंज हो गया इसका, पहले यहाँ पे जा रहा था, हम जो है हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इस तरह से। समझ पड़ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हमने पहले दूसरे लेक्चर में ये सब कॉन्सेप्ट सीखा है, ये ईजी क्वेश्चन है ये, ओके। अब इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको पॉज करके ट्राई करो आप। अ ग्लास प्रिज्म इज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्स्ड इन वाटर। मतलब यहाँ पे इस तरह से दिया गया है कि एक ग्लास प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वाटर के अंदर इमर्स है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ठीक है। ये अपना वाटर है आज इसके आजू बाजू। और क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि लाइट बीम इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी। अब कोई लाइट बीम ए बी फेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो नॉर्मली इंसिडेंट होगी मतलब क्या है कि यहाँ से सीधी चली जाएगी इस तरह से, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो, ठीक है। इज टोटली रिफ्लेक्टेड टू रीच द फेस बी सी। बी सी फेस पे वो टोटली रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि यहाँ पे जो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, देखो ये एंगल हमको थीटा दिया है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही, तो ये अपना 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा अपना एंगल थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा हो रहा है ना, वो थीटा सी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा जो होगा वो थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी होना चाहिए, ठीक है। थीटा सी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट हमको पता ही है कि थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ। अब देखो बाहर एयर नहीं है, बाहर वाटर है, तो हम क्या करते थे, छोटा वैल्यू अपन बड़ा वैल्यू करते थे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.33 है और ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 है। हम यही तो करते थे, साइन के अंदर जो है हमेशा 1 से कम क्वांटिटी आती है, तो छोटा वैल्यू अपन बड़ा वैल्यू करेंगे तभी तो कम 1 से आएगी। तो 1.33 डिवाइड बाई 1.5 मतलब 4/3 डिवाइड बाई 3/2, तो अपना आंसर हो जाएगा थीटा सी शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है। ये अपना थीटा सी की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ 8/9 आ रहा है, और थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 8/9।
तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था कि यहाँ पे जो थीटा है ये 90 माइनस थीटा, ये भी जो अपना थीटा एंगल आ गया वो थीटा सी से ज़्यादा होगा, तभी यहाँ पे जो है इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और इस तरह से ग्रेस करेगा तो अपना जो है एकदम एक्सट्रीम केस आ जाएगा। ओके, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसके ऊपर पॉज करके आप ट्राई कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल ए। मतलब यहाँ पे प्रिज्म दिया गया है इस तरह से, पॉज करके बाद ट्राई कर लो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे इसका एंगल हमको ए दिया है और मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट, यहाँ पे थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है और क्या बोला गया है, एंगल थीटा ऑन फेस ए बी गेट, देखो क्या लिखा है, ऑन द फेस ए बी वुड गेट ट्रांसमिटेड थ्रू द फेस ए सी ऑफ द प्रिज्म प्रोवाइडेड। मतलब ए सी फेस पे, यहाँ पे देखो ये अपना ए बी फेस है, ठीक है, और ये अपना ए सी फेस है, तो ए सी फेस पे इसको ट्रांसमिटेड करना है, तो उसके लिए थीटा की क्या कंडीशन होनी चाहिए ये पूछा है। देखो इस बार हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं पूछा है, इस बार ट्रांसमिटेड मतलब बाहर निकलने का कंडीशन पूछा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको कि यहाँ पे थीटा है तो इस सरफेस पे आके कुछ ना कुछ उसका रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या है कि वो टोटली बाहर निकल जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे इस तरह से ग्रेजिंग एंगल वाला कंडीशन बना रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रेजिंग एंगल वाला कंडीशन बना रहा हूँ। आप ध्यान से एक एक बात सुनो, यहाँ पे थीटा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये अपना R1 होगा। देखो ये अपना यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो ये अपना हो जाएगा थीटा सी एंगल, थीटा सी एंगल होगा, और ये ए है, हमको पता है कि ए इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, ए इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा, और ये R2 होता है, ये R1 है अपना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ ना कुछ इक्वल टू R1 कितना है, ये अपना R1 प्लस यहाँ पे ये अपना थीटा सी है, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू आ जाएगी a माइनस थीटा सी, मतलब ये अपना हो जाएगा a माइनस थीटा सी। देख लो किस तरह से प्रोसीड कर रहा हूँ, क्या बोल रहे पता है, इस सरफेस को ट्रांसमिट होना चाहिए, तो मतलब एकदम एक्सट्रीम केस लेके चल रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर देखो ध्यान से ये अपना यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए माइनस थीटा सी। ठीक है, और यहाँ पर थीटा सी की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे हम, यहाँ पर भी स्नेल्स लॉ लगा सकते हो आप, या तो डायरेक्टली निकालो जैसा आपको आता हो। स्नेल्स लॉ लगाओगे क्या होगा, देखो ध्यान से, म्यू इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90, आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है, आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो 1 इंटू साइन 90 हो जाता है 1, तो थीटा सी की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे अगर मैं थीटा की कंडीशन निकालो तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू साइन ए माइनस, अब थीटा सी की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसको यहाँ से आगे लिखता हूँ, चलो यहाँ पे, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू। ठीक है, यहाँ पे आया है। चलो तो अब बताओ आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर, ध्यान से बताओ। चलो कॉस वाले तो आएंगे नहीं, मतलब साइन वाला आएगा, मतलब सी या डी में से एक करेक्ट है, लेकिन सी या डी में से कौन सा करेक्ट है, सी या डी में से कौन सा करेक्ट है, उसके लिए मेन क्वेश्चन डिजाइंड है। यहाँ पे बोला गया है कि रे जो है ट्रांसमिटेड हो रहा है थ्रू फेस ए सी। यहाँ तक तो कोई भी कर लेगा, यहाँ तक क्या करोगे, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल वाला फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद हमने यहाँ तक डिराइव कर लिया, यहाँ तक चलो हमने कर लिया, लेकिन अब मेन बात है समझना कि सी आंसर आएगा कि डी आंसर आएगा, मतलब थीटा ग्रेटर देन इसके होगा कि थीटा लेस देन इसके होगा, बताओ सोचो, और इसमें अपना कॉन्सेप्ट लगाओ कि थीटा लेस देन होगा या थीटा ग्रेटर देन होगा, उसका रीजन अपने आप तैयार रखो। ठीक है, चलो तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये थीटा है अपना, ये थीटा है, और यहाँ पे ये अपना थीटा सी है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि थीटा सी का वेरिएशन थीटा सी मतलब थीटा के साथ किस तरह से हो रहा है, थीटा सी का वेरिएशन
थीटा के साथ किस तरह से हो रहा है देखूंगा। तो देखो अगर मैं थीटा बढ़ाता हूँ, आपको पता है अगर मैं ये प्रिज्म लूँ, अगर मैं प्रिज्म लेता हूँ यहाँ पे अगर ये R1 है और ये R2 है, तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे थीटा बढ़ाऊंगा ना, तो अगर मैं थीटा इंक्रीज करूँगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 इंक्रीज होगा, और अगर R1 इंक्रीज होगा ना तो R2 जो है डिक्रीज होता है। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से देखे होंगे, R2 डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि हमको पता है कि A इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, A इक्वल टू R1 प्लस R2। तो A तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, A क्या है इसका, ये एंगल, A कांस्टेंट है। तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज होगा। जैसे मान लो दोनों का सम 10 है, मान लो R1 प्लस R2 10 है, R1 प्लस R2 10 है। अब 10 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो अगर मैं R1 को 6 कर दूंगा तो ये 4 हो जाएगा, इसको 7 कर दूंगा तो ये 3 हो जाएगा। जैसे जैसे R1 बढ़ाऊंगा ना वैसे वैसे R2 घटेगा। मेरे कहने मतलब समझ रहे हो? दोनों का सम कांस्टेंट हो तो दूसरा टर्म डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे थीटा सी डिक्रीज होगा। R2 क्या है अपना थीटा सी है, R2 क्या है अपना थीटा सी, मतलब थीटा बढ़ाने से थीटा सी जो है डिक्रीज कर रहा है। थीटा सी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और हमने कौन सा केस लिया है? हमने यहाँ पर क्रिटिकल एंगल वाला केस लिया है। सोचो, अब वो थीटा सी को और इंक्रीज करूँगा ना, अगर मैं थीटा सी को बढ़ाऊँगा, अगर मैं थीटा सी को इंक्रीज करूँगा तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझ पड़ रहा है? ये तो मैंने एक्सट्रीम केस ले लिया क्रिटिकल एंगल वाला। अब थीटा सी को थोड़ा भी और बढ़ा दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना मेरी? और सोचो ध्यान से कि अब हमको क्या है कि हमको रे को ट्रांसमिट कराना है, हमको रे को बाहर ले जाना है, हमको रे को बाहर ले जाना है। मतलब क्या है कि हमको थीटा सी को डिक्रीज करना है। हमको क्या, थीटा सी को डिक्रीज करेंगे। बस थीटा सी को डिक्रीज करोगे तभी तो रे बाहर निकलेगा। तो थीटा सी डिक्रीज कब होगा? थीटा सी डिक्रीज कब होगा? जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ न्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। फिर से समझा दो मैंने क्या बोला? भाई थीटा वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करोगे ना वैसे वैसे थीटा से डिक्रीज करेगा, और जैसे थीटा से डिक्रीज करेगा रे जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं ना कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, तो यहाँ पे ये कहानी बदल जाती। यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन के लिए पूछा है हमको कि बाहर निकालना है हमको। तो जैसे थीटा इंक्रीज करोगे उसको करस्पॉन्डिंग ये थीटा सी जो है डिक्रीज करेगा, और थीटा सी कम होगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये थीटा सी क्रिटिकल एंगल कम, मतलब कि रे यहाँ पे जो R2 कम होगा ना तो रे बाहर निकलेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ओके, तो आपको एक क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, और किस तरह से इसका आंसर जो है सी आता है वो आपको समझ पड़ गया होगा। ओके, ये 2015 में आया था। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो क्या दिया है। उसी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। आइसोसेलेस प्रिज्म ऑफ एंगल 120 डिग्री, यहाँ पर इस तरह से प्रिज्म दिया गया है। ये एंगल हमको दिया है 120 डिग्री, और आइसोसेलेस मतलब ये दोनों साइड इसके इक्वल हैं। ठीक है? हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.44, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44। टू पैरेलल मोनोक्रोमैटिक लेयर एंटर द प्रिज्म पैरेलल टू ईच अदर एज शोन। यहाँ पे दो इस तरह से रे इस तरह से आ रही हैं। ठीक है? ओके, इस तरह से एंटर कर रही हैं। द रे एमर्ज फ्रॉम द अपोजिट फेसेस, मतलब रे जो है इस फेस से एमर्ज कर रही हैं। तो उनके बीच में एंगल क्या है पूछा है, दो पैरेलल होंगे, वो डाइवर्जिंग होंगे, वो इतना एंगल बनाएंगे। ठीक है? इसको एक बार सॉल्व करके ट्राई करो। देखो ध्यान से, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार पॉज कर लो, ट्राई कर लो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। देखो ये एंगल हमको 120 डिग्री दिया है, और आइसोसेलेस बोला है, मतलब बाकी के एंगल 30-30 हो जाएंगे। टोटल 180 डिग्री होता है ना। ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना, क्योंकि आइसोसेलेस दिया है। और यहाँ पे देखो नॉर्मली एंटर कर रहा है, तो इस सरफेस पे नॉर्मली जाएगा इस तरह से। भाई प्रिज्म का नॉर्मली एंटर कर रहा है ना, देखो नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसे ही आएगा। तो यहाँ तक तो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखो। ये एंगल ये 30 है, 90 होगा, ये अपना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है? उस हिसाब से 30 है 90, ये हो जाएगा अपना 60 डिग्री। लेकिन क्या अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है? नहीं। यहाँ पे नॉर्मल तो ड्रॉ करो, ये नॉर्मल है अपना, इस सरफेस का नॉर्मल। तो ये 60 है, तो ये अपना हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में होता है? रे और नॉर्मल के बीच में। ठीक है? तो ये अपना हो जाएगा 30 डिग्री।
ओके, तो अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री आ गया। तो अब अपने को जो है यहाँ पे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना, बिकॉज क्रिटिकल एंगल से कम होगा वैल्यू, क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो टोटल, वैसे बोल ही रहे क्वेश्चन के अंदर कि रे बाहर निकल रहे, एमर्ज फ्रॉम द अपोजिट फेसेस। तो हम देखते हैं कितना से एमर्ज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो हो जाएगा, स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इंटू साइन थीटा, μ1 इंटू साइन थीटा 1 इक्वल टू μ2 इंटू साइन थीटा 2, यही तो होता है। तो μ1 क्या है 1.44, साइन थीटा 1 क्या है 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना हो जाता है 1/2 इक्वल टू μ2 कितना है बाहर एयर इंटू साइन थीटा 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0.72। ठीक है, तो साइन थीटा 2 की वैल्यू क्या आ गई 0.72। ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा 2 की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 0.72। मतलब यहाँ पे जो रे बाहर निकलेगी इस तरह से, पहली बात तो डेंसर से रेयर में जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरह से होगा। ये अपना थीटा 2 की वैल्यू आ गई जो कि है 0.72। ठीक है, चलो यहाँ पे वैल्यू बाद में लिखते हैं। चलो यहाँ पे भी इसी तरह से ये इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा भाई, ये नॉर्मल इसका अवे जाएगा इस तरह से रे। तो इन दोनों रे के बीच में एंगल कितना है हमको ढूंढना है। देखो ध्यान से, यहाँ भी 30 डिग्री है, ये भी अपना थीटा 2 बनेगा। ठीक है, तो अब मैं किस तरह से प्रोसीड करूँ इसको, कि अब मैं बताऊँ आंसर कौन सा आएगा। तो देखो ध्यान से किस तरह प्रोसीड करता हूँ मैं। यहाँ पे जो रे है इसको एक्सटेंड करूँ इस तरह से, मेरे को इन दोनों बीच में एंगल चाहिए, दो रे के बीच में एंगल कितना है तो वही मैं ढूंढ रहा हूँ। तो इसके लिए मैं इस रे को एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये 30 डिग्री होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग ये भी अपना 30 डिग्री हो जाएगा ना। देखो इक्वल एंड अपोजिट एंगल, यहाँ पे मैंने लाइन खींचा है, ये लाइन ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 30 डिग्री तो ये भी अपना 30 डिग्री होगा। समझ पड़ रहा है कि नहीं, इक्वल एंड अपोजिट एंगल। ये देखो इस तरह से अगर रे बन रही होती, ये और ये एंगल सेम होते हैं ना, देखो ये वाला ओके 30 डिग्री हो गया। लेकिन एंगल कितना होगा, देखो ये एंगल हमको चाहिए, ये वाला ये एंगल कितना होगा, ये थीटा 2 माइनस 30 डिग्री, उस हिसाब से ये एंगल कितना होगा थीटा 2 माइनस 30 डिग्री। अब इन दोनों रे के बीच में वही तो एंगल है। देखो ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो एक रे नीचे जा रही है, एक रे ऊपर जा रही है, ये थीटा 2 है, ये भी थीटा 2 है। ठीक है, थीटा 2 माइनस 30 डिग्री, ये भी थीटा 2 माइनस 30 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा दो रे के बीच में, टोटल एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ थीटा 2 माइनस 30 डिग्री, और थीटा 2 की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स ऑफ 0.72। ठीक है, माइनस 30 डिग्री, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेक एन एंगल ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 0.72 माइनस 30 डिग्री विथ ईच अदर, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा का एंगल हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। ठीक है, अब इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। ये कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसको भी एक बार ध्यान से थोड़ा सोच समझ के प्रोसीड करो। ठीक है, क्या दिया है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाई आई डेल्टा प्लॉट। यहाँ पे हमको आई और डेल्टा प्लॉट की बात की है। तो आई और डेल्टा का प्लॉट किस तरह से आता है भाई, इस तरह से कुछ प्लॉट आता है उसका, आपको याद हो तो। और ये अपना मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वाला केस आता है। ठीक है, ये आई है, ये एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये मिनिमम डेविएशन आता है। क्या बोल रहे हैं आप दूसरा, क्या लिखा है, अ रे इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री सफर्स अ डेविएशन ऑफ 40 डिग्री एंड एमर्जेस एट एंगल ऑफ 75 डिग्री। मतलब यहाँ पे कोई रे है जिसका डेविएशन जो है 40 डिग्री हो रहा है। ठीक है, डेविएशन 40 डिग्री हो रहा है, और कितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ है वो 35 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हुआ है। आपको पता है कि यहाँ पे इस रे को पीछे एक्सटेंड करूँ, यहाँ पे ये जो एंगल हमको 79 डिग्री दिया है, मतलब भाई 35 पे इंसिडेंट हुआ, 79 पे एमर्ज हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन 40 डिग्री। इसका अपोजिट भी ट्रू होता है, आपको पता होना चाहिए प्रिज्म के कि अपोजिट भी ट्रू होता है। भाई अगर 35 पे अगर गया है अंदर और 79 पे बाहर निकला है और एंगल ऑफ डेविएशन कुछ आ रहा है, ठीक है, और 40 डिग्री के इक्वल, तो अगर 79 पे एंटर करेगा ना और 35 पे बाहर निकलेगा तो भी एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा, कितना किसके इक्वल आ जाएगा 40 डिग्री के इक्वल। समझ पड़ेगा ना, दोनों ही इक्वल अपोजिट ट्रू होते हैं इसके अंदर। भाई इस तरह से इधर से गिन लो। तो क्या बोला, इन दैट केस विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अब कौन सा वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्लोज है। तो किस तरह से प्रोसीड करेंगे इसको। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको वैल्यू भी ज़्यादा दी नहीं है, तो कैसे प्रोसीड करें क्वेश्चन के अंदर। तो पहली बात हमको आई दिया है यहाँ पे 35 डिग्री, ई दिया है हमको 79 डिग्री, और हमको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन नहीं दिया है, लेकिन हमको डेविएशन दिया है 40 डिग्री। तो यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं ना, ए की वैल्यू क्या होगी। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए। तो यहाँ से ये कितना है 40 डिग्री, ये 35 प्लस 79 माइनस ए, 39 प्लस 40 35, ये 40 मतलब -5 74 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई 74 डिग्री। देखो ये 5 बचेगा और -70 -5 -74 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई 74 डिग्री यहाँ पे। चलो ए की वैल्यू हमको मिल गई। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसे प्रोसीड करें। आपको पता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आता है अपना मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के म्यू फॉर्मूला निकालने के लिए कि ए साइन ए प्लस रो मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये फॉर्मूला अपना आता है। नहीं, यहाँ पे ए नहीं आता, साइन ऑफ ए प्लस रो मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 अपना ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले की मदद से हमको देखो क्या 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 मिल सकता है इसके अंदर। हमको देखो यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू निकालते हैं। देखो किस तरह से निकालेंगे हम, म्यू इक्वल टू साइन ए की वैल्यू हमको पता चलेगी 74 डिग्री है, तो 74 प्लस रो मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ 74 बाई 2 मतलब हो जाएगा साइन 37 डिग्री, है ना। साइन 74 बाई 2 कितना हो जाएगा 37 डिग्री। अब साइन 37 क्या होता है आपको पता हो, साइन 37 होता है 3/5। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू आ रहा है, देखो 3/5 ऊपर जाएगा तो जाएगा 5/3, तो 5/3 साइन ऑफ 74 प्लस रो मिनिमम बाई 2, ये अपनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, 5/3 साइन ऑफ 74 प्लस रो मिनिमम बाई 2। अब देखो ध्यान से कि म्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताओ इस केस के अंदर। अगर ये साइन थीटा अपना 1 हो जाए तो अपनी म्यू की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो म्यू की मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वो 5/3 मतलब 1.677, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू है, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे इन विच केस ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान से देखो अपना जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है वो कहीं यहाँ पे आ रहा है, मतलब 35 से तो बड़ा ही है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि 35 से तो बड़ा ही है। तो यहाँ पे उसको अप्रॉक्सीमेटली अगर 40 डिग्री मानूँ ना, देखो ध्यान से अगर कैलकुलेशन ईजी करने के लिए देखो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन सोचना है आपको। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या आ रही है 5/3 साइन 74 प्लस रो मिनिमम, तो 74 प्लस 40 डिग्री मान लो और डिवाइड बाई 2 कर दूँ, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, देखो ध्यान से साइन 57 डिग्री आएगा ना, 114 डिवाइड बाई 2 मतलब साइन 57 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो साइन 53 की वैल्यू क्या होती है, साइन 53 की वैल्यू होती है 5/3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन 57 है, इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर साइन 60 डिग्री मानूँ तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2। इसको कैलकुलेशन करोगे तो 5√3/6 आ रहा है इसका आंसर। साइन 60 होता है √3/2, हाँ ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 5/6 √3। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करोगे ना, इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मान के चलो इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.45 के आसपास आएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि इसके अंदर अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं अपने वो 1.5 और 1.6 हो सकते हैं, बिकॉज अपनी म्यू की वैल्यू इस 1.45 और 1.67 के नज़दीक आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं ध्यान से। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.54 आती है, 1.44 आती है, सॉरी 1.44, तो 1.44 और 1.67 के बीच होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर हो सकता है, इसके अंदर जो है अभी भी ये रहा, इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन 1.5 और 1.6 हो सकते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के अंदर हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। तो ये क्वेश्चन आई थिंक सो बोनस में गया था, जिसके अंदर सी और डी ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता था, बिकॉज ये अपना रेंज आ रहा है उसका। ठीक है, मैंने मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल के हमने उसका रेंज फाइंड कर लिया, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है
5 इंटू 1.73 डिवाइड बाई 6। तो क्या इसका आंसर आएगा? देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलो 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 36, 3 5 1 ज़ा 5, 8.65 डिवाइड बाई 6, 6 1 ज़ा 6, 2.6 4 ज़ा 24, हाँ 1.44 के आसपास आ रहा है। ठीक है, हाँ तो इसके अंदर अपना दोनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, या तो सी या तो डी, अपना कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, तो उसके बीच में लाई करेगी। ओके, तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, एक बार उसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। अरे ओपी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, अभी छोड़ के मत जाना, अभी से जो है जे एडवांस के क्वेश्चन शुरू होंगे, तो क्वेश्चन जो है छोड़ के मत जाना। ठीक है, अरे ओपी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी। मतलब यहाँ पे डायग्राम देखो कुछ इस तरह से दिया गया है। इस तरह से डायग्राम दिया गया है। ये एंगल हमको दिया है 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमको दिया है 135 डिग्री, ये एंगल हमको दिया है 75, ये हमको दिया है 90 डिग्री। ओके, क्या बोला है कि अब रे ओपी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी ऑफ द प्रिज्म ए बी सी डी नियर वर्टेक्स बी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पर रे ऑफ लाइट जो है 60 डिग्री पर एंटर कर रही है। ठीक है, इस तरह से अगर नॉर्मल से देखा जाए तो रे ऑफ लाइट जो है 60 डिग्री पर एंटर कर रही है। उसके बाद बोला क्या गया है कि हाँ ठीक है, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज √3, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो पहला ऑप्शन, इस हमको एक एक ऑप्शन करके चेक करना पड़ेगा। ये जो है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इज आर करेक्ट जो फॉर्मेट होता है वो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। इसको एक बार जो है पॉज करके ट्राई कर लो, कैसे करोगे आप। तो क्या लिखा है, द रे गेट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड थ्रू द फेस सी डी। पहला बोल रहे हैं यहाँ पर हमको ये ए दिया है, ए बी सी और डी। क्या बोल रहे हैं, रे इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, मतलब सी डी पे आकर रे जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर दे रहा है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, रे कम्स आउट थ्रू ए डी, रे ए डी से बाहर निकल रहा है। ठीक है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज 90 डिग्री, और एंगल बिटवीन हमको यही सब दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करेंगे, तो देखो हमको ध्यान से, हमको इतना पता होता है कि अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा सी ज़्यादा होगा तो टी आई आर होता है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से कम होता है तो रिफ्रैक्शन होता है। ये सब बात हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमको तो पता नहीं है रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाएगी कि यहाँ पे जाएगी, तो हम देखो पहले रे ऑफ लाइट यहाँ पे ले जाके देखते हैं हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर हम वो लगाऊँ अगर, तो 1 × sin 60 स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, इक्वल टू √3 इंटू साइन आर, तो ये √3/2 इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू साइन आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 30 डिग्री होगा। अब रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाएगी कि यहाँ पे जाएगी हमको नहीं पता, हमको जो है अलग अलग जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पे नहीं ले जा सकते, आपको थोड़ी पता है कि रे ऑफ लाइट बी सी पे जाएगी सी डी पे जाएगी। हम चेक करते पहले रे ऑफ लाइट यहाँ पे ले जाके देखते हैं। रे ऑफ लाइट जो है इस तरह कुछ इस तरह से डायग्राम बनाएं अगर अच्छे से, ठीक है। रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पे ले जाऊँ तो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ये 60 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपना 30 डिग्री आया है। ध्यान से देखो, ओके, इस तरफ से ले जाऊँ, अगर ये 60 डिग्री है, ये अपना 90 है, ये अपना कितना हो जाएगा 90 + 60 130, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये पूरा अपना हो जाएगा 150 डिग्री ना, टोटल 180 डिग्री होता है, ये 150 ये 30,
तो ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है 180 डिग्री, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, दो साइड भी 180 डिग्री कंप्लीट हो गया, तो ये अपना ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। मतलब क्या है कि रे ऑफ लाइट बीसी सरफेस पे नहीं जाएगा, मतलब बीसी सरफेस को हटा के रे ऑफ लाइट यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, आपको इस तरह से चेक करना होगा। मतलब रे ऑफ लाइट बीसी सरफेस न जाने बजाय एक्चुअली रे ऑफ लाइट कहीं यहाँ पे जा रहा होगा, यहाँ पे चेक करते हैं हम, अब यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये अपना 30 डिग्री है। ठीक है, ये अपना 30 डिग्री है, ध्यान से देखो, ये 135 डिग्री है। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, ये 30 है, ये एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में टोटल सम जो होता है ना वो 360 डिग्री के बराबर होता है। एक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उसके अंदर टोटल सम जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। टोटल सम करो यहाँ पे 30 प्लस 150 प्लस 135 प्लस x इक्वल टू होता है 360 डिग्री। यहाँ पे ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 180 200 हो जाएगा 315 हो रहा है 360, मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू आ रही है 45 डिग्री आ रही है। मतलब यहाँ पे ये जो एंगल होगा ना ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसकी मदद से हमको ये एंगल मिल गया, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ इस तरह से इस सरफेस पे, तो ये एंगल भी होगा 45 डिग्री। अच्छा, इतनी बात। अब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम निकालेंगे यहाँ पे क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो थीटा सी दिया है हमको, तो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ होता है ना, 1/√3 हो गया, ये क्रिटिकल एंगल है। अच्छा, तो 1/√3 की वैल्यू क्या आ रही है अप्रोक्सीमेटली। अब 1/√3 कितना एंगल हमको नहीं पता, हमको देखो कुछ रेंज निकालना पड़ेगा। हमको पता है साइन 30 जो होता है ना, देखो ध्यान से, ये साइन थीटा है, साइन थीटा कितना आ रहा है अपना 1/√3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे निकालें, देखो इसकी वैल्यू √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे भी √3 से, तो ये हो जाएगा √3/3, मतलब कि 1.73/3 आ रहा है, 1.73/3 आ रहा है। तो 0.5 बचा 7, तो 0.57 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, साइन थीटा से वैल्यू क्या आ रही है 0.57। तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी हमको देखते हैं। तो किस तरह सोचोगे इसको आपको पता है साइन 30 जो होता है, साइन 30 उसकी वैल्यू कितनी आती है 1/2, मतलब उसकी वैल्यू आती है 0.50। और साइन फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर आप साइन 45 की वैल्यू निकालो तो साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2, मतलब इसको अगर √2/2 लिखूँ तो √2 होता है 1.44 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 0.72 के आसपास आ रहा है। देखो कि ध्यान से, ये जो थीटा सी की वैल्यू है ये 30 और 45 के बीच में लाई कर रही है ना, कहीं 0.57 है। मतलब इतना तो हमको पता है कि थीटा सी जो होगा वो ग्रेटर देन 30 डिग्री है और लेस देन 45 डिग्री है। ठीक है, थीटा सी जो है वो लेस देन 45 डिग्री है, मतलब थीटा सी जो है 30 से 45 डिग्री बीच में है, मतलब डेफिनेटली 45 से तो कम ही है। तो अगर थीटा यहाँ पे जो 40 मतलब थीटा सी जो है 45 डिग्री से कम है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अपना कितने, देखो ये 45 डिग्री है, ये अपना 45 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री से ज़्यादा ही है और 45 डिग्री से क्रिटिकल एंगल कम है। तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री आ रहा है और वो क्रिटिकल एंगल से देखो 45 डिग्री यहाँ पे है ना, देखो ये 135, ये 45 डिग्री बन गया, 180 हो गया, 180 प्लस 215, ये 45 डिग्री बन गया। तो 20 40, ठीक है 45, ये भी अपना 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, बिकॉज ये नॉर्मल है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि थीटा जो है, थीटा सी ज़्यादा आ रहा है ना, देखो यहाँ पे 45 डिग्री आ रहा है, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, मतलब क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा TIR हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि थीटा जो है वो थीटा सी से ज़्यादा है। थीटा सी की वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, वो 45 डिग्री से कम ही है, और ये 45 डिग्री मतलब ये ज़्यादा वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुछ इस तरह से यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये भी एंगल अपना 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरनल में तो I = R होता है, तो ये अपना 45 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब बाकी के एंगल कैसे निकालें, हमको पता है ये पूरा 90 है, तो ये 45 होगा, तो ये भी अपना 45 होगा, और ये 45 और 75,
ये पूरा 180 डिग्री होगा ना, इस तरह सॉल्व करना है इसको। ये पूरा 180 डिग्री होगा ना, 75 + 45 कितना होगा, 120 आ रहा है, तो ये 120 होगा, तो ये अपना हो जाएगा 60 डिग्री, ये अपना हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, तो यहाँ पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ करूँ तो वो आ रहा है 30 डिग्री। अब बताओ, अब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा? भाई यहाँ पे 30 डिग्री है, अपने पता है क्रिटिकल एंगल जो है 30 डिग्री से तो बड़ा ही है, क्योंकि 0.57 आ रहा है, वो 30 डिग्री से तो बड़ा ही है। मतलब क्या है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा यहाँ पे, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, कि √3 × sin 30 = 1 × sin r। तो यहाँ पे sin r की वैल्यू आ गई √3/2, मतलब r की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, पहली बात अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, और ये एंगल अपना होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब चलो यहाँ पे आप कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हो देखते हैं। पहला ऑप्शन, रे गेट टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड थ्रू CD, हाँ तो वो करेक्ट है, CD पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर द रे कम्स आउट थ्रू फेस AD, वो भी सही है, देखो AD से रे बाहर आ रहा है। तीसरा, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे इज 90। अब हमको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरह से रे है, तो देखो ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो कहीं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, चलो देखो कहीं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कैमरा हिल गया है क्या? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है ना, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में एंगल देख रहा हूँ, इस तरह से आपको प्रोसीड करना हो। देखो यहाँ पे भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये अपना एंगल जो है 60 डिग्री दिया है ना, ये एंगल जो है अपना 60 डिग्री दिया ही तो है, देखो ध्यान से, है ना। तो ये 60 है, ये तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में एंगल कितना है, 60 + 30 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब सी ऑप्शन भी अपना जो है वो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन A, B और C ऑप्शन तीनों इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था आपको, अलग अलग सरफेस पे चेक करना है क्या होगा, कंडीशन लगा के चेक करो। तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, ये IIT JEE 2010 में आया था। ठीक है, तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम। जे एडवांस से कुछ ना कुछ तो पूछेंगे, वैसे तो ये क्वेश्चन इजी था, यहाँ पे सिर्फ रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना था। ओके, तो आप करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये जो है जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से प्रिज्म दिया है, ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो एडवांस में कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर इस तरह से हमको एक मीडियम दिया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। ठीक है, और अंदर एक मीडियम दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n0√3। यहाँ से थीटा एंगल से एक रे ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, बाहर एयर है और यहाँ पे एक मीडियम दिया है जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म को दिया है 75 डिग्री बोला है क्वेश्चन के अंदर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द अदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज कोटेड बाय अ थिन फिल्म ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n. The light suffer total internal reflection at the coated prism surface for an angle of theta is less than or equal to 60 डिग्री। मतलब थीटा जो है 60 डिग्री या 60 डिग्री से कम हो तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ n स्क्वायर इज, तो n स्क्वायर की वैल्यू हमको पूछिए क्वेश्चन के अंदर कि n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से किस तरह से प्रोसीड करेंगे। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री या 60 डिग्री से कम है ना, तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक्सट्रीम केस मान के चलता हूँ, थीटा = 60 डिग्री लेके चलता हूँ। ठीक है, तो थीटा = 60 डिग्री लूँगा, तो यहाँ पर ये नॉर्मल है अपना, इस तरह से रे बेंड होगा। ये कितना है अपना ढूंढते हैं हमने, तो हो जाएगा 1 × sin 60 √3/2 = √3। ये देखो √3 दिया है हमको, × sin r, तो ये हो जाएगा अपना r = हो गया 30 डिग्री। ठीक है, और हमने पता है एंगल ऑफ प्रिज्म 75 डिग्री दिया है, तो A = होता है R1 + R2, ये 75 है, -30 डिग्री = हो जाएगा R2, तो R2 वैल्यू हो गई 45 डिग्री। तो यहाँ भी ये जो एंगल आ रहा है अपना
ये 45 डिग्री आ रहा है। अब ध्यान से देखो, बाहर एरर नहीं है, बाहर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन मीडियम का, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम जो है क्रिटिकल एंगल निकालेंगे, बिकॉज हमको पता है हमने एक्सट्रीम केस लिया थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से ग्रेस करेगा, इस तरह से। तो ग्रेस करने के लिए क्या होगा कि ये जो 45 डिग्री है ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्रिटिकल एंगल का साइन थीटा इज इक्वल टू 1/μ, यही तो होता है क्रिटिकल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और 1/μ तब होता है जब बाहर मीडियम एयर हो, और बाहर एयर नहीं हो तो क्या करते थे हम, छोटा वैल्यू अपॉन बड़ा वैल्यू। तो कैसे पता चलेगा दोनों में से छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मतलब क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेरर में जाती है। तो यहाँ पे एन नॉट जो है डेंसर होगा और एन जो है रेरर होगा, मतलब एन इज लेस देन एन नॉट, ठीक है। एन नॉट जो है बड़ा वैल्यू है, तभी तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर एन छोटी वैल्यू होती तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, वो नहीं हो जाता यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो जाता। समझ पड़ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? तो साइन थीटा क्या होगा, एन अपॉन एन नॉट, एन अपॉन एन नॉट, छोटा वैल्यू अपॉन बड़ा वैल्यू। और थीटा वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। थीटा वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। 45 साइन 45 हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू एन अपॉन एन नॉट, एन नॉट एन अपॉन एन नॉट, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या आ रही है, एन नॉट बाई √2, और एन नॉट की वैल्यू कितनी है, √3। एन की वैल्यू कितनी है, एन नॉट की वैल्यू कितनी है, √3। तो यहाँ से देखो एन की वैल्यू भी आ रही, लेकिन क्वेश्चन में को पूछा है एन स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 3/2, मतलब आंसर आ गया 1.5। तो 1.50 आपको जो है न्यूमेरिकल टाइप में वहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। कभी भी न्यूमेरिकल टाइप में आंसर के बाद 2 वैल्यू आपको टाइप करना होता है वहाँ पे। तो 1.5 है, तो 1.50 आपको न्यूमेरिकल टाइप के अंदर आंसर टाइप करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वैसे अब क्या पता रख भी सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप में जनरली नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपका आंसर राइट है तो +4, रॉन्ग है तो 0 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन प्रोसीड करना था। देखो जे एडवांस 2019 में आया था, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा है तो उसके लिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो उसको। अब ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार देखो ध्यान से। क्या मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। फॉर n इक्वल टू √3 वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 डिग्री, देन d थीटा बाई dn इज इक्वल टू 1। या मतलब इस तरह से प्रिज्म को दिया है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये एंगल हमको 60 डिग्री दिया है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से टोटल इंटरनल वो इस तरह से थीटा, इक्विलेटरल प्रिज्म दिया, मतलब ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। और क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ m इज, m की वैल्यू हमको क्या दी पता है, m की वैल्यू दी है d थीटा बाई dn, मतलब थीटा को अगर n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो वो है अपनी m की वैल्यू, m डिफाइन किया गया। तो m की वैल्यू पूछिए क्वेश्चन के अंदर क्या होगा। तो किस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, क्या लिखा है कि इफ वन फेस ऑफ द इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एमर्जेस फ्रॉम द अपोजिट फेस मेकिंग एन एंगल थीटा n, ठीक है, विद नॉर्मल। तो जब n इक्वल टू √3 है ना, जब n इक्वल टू √3 है तब जो है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पे n वेरिएबल है, n की वैल्यू चेंज कर सकती है, लेकिन एक कंडीशन हमको दिया कि जब n इक्वल टू √3 है तब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है। ये कंडीशन हमको दिया है, ठीक है। ये कंडीशन हम यूज़ करेंगे जनरल फॉर्म, पहले हम इसको जनरल फॉर्म में डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे इसको n ही लेके चलता हूँ मैं जनरल फॉर्म में डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल अपना r ले लेता हूँ और ये 60 है, तो a इक्वल टू r1 प्लस r2 है, तो जो r2 वैल्यू हो जाएगी वो 60 माइनस r हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 60 माइनस r। अब सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्नेल्स लॉ, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन 60, 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू n इंटू साइन r। अब यहाँ पे हमको d थीटा बाई dn चाहिए। देखो d थीटा बाई dn, तो d थीटा बाई dn के लिए क्या करना पड़ेगा पता है हमको, इसको जो है विथ रिस्पेक्ट टू n डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू n। तो अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू n डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या होगा, देखो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है √3/2, ये तो 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पर यू और वी रूल लगेगा, देखो एन और साइन आर है, मैं विथ रिस्पेक्ट टू एन डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो पहली बार मैंने एन कांस्टेंट रखा, साइन आर का डिफ्रेंशिएशन कॉस आर, और विथ रिस्पेक्ट टू आर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, आर दूसरा वेरिएबल है, तो यहाँ पे डी आर बाई डी एन आएगा एक्स्ट्रा से, ठीक है। प्लस उसके बाद साइन आर कांस्टेंट रखूँगा, एन को विथ रिस्पेक्ट टू एन डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला इक्वेशन बना। अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं हम। दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनेगा, बिकॉज यहाँ पे देखो डी आर बाई डी एन का टर्म आ रहा है, लेकिन हमको डी थीटा बाई डी एन चाहिए। हमको क्या चाहिए, डी थीटा बाई डी एन। तो उसके लिए यहाँ पर लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इंटू साइन 60 माइनस आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन थीटा, 1 इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू दी है, लेकिन ये एक केस पे दिया है, हम तो यहाँ पे जनरल फॉर्म निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 60 डिग्री तो फिक्स दिया है, यहाँ पे थीटा चेंज कर सकता है, थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग एन चेंज कर रहा है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग है थीटा चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एन डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो एक बार एन कांस्टेंट रखता हूँ, साइन थीटा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा। देखो यहाँ पे अंदर का टर्म है, माइनस आर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पे आर है ना, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी आर बाई डी एन विथ रिस्पेक्ट टू एन। प्लस दूसरी बार मैं साइन थीटा कांस्टेंट रखूंगा, तो साइन 60 माइनस आर, और एन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इस साइड क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा इंटू आ रहा है डी थीटा बाई डी एन। ये टर्म हमको चाहिए था, डी थीटा बाई डी एन, लेकिन हमको डी आर बाई डी एन नहीं चाहिए, हमको डी आर बाई डी एन नहीं चाहिए भाई, हमको चाहिए ही नहीं। तो यहाँ से हम डी आर बाई डी एन की वैल्यू निकाल के वहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से डी आर बाई डी एन की वैल्यू क्या आ रही है, देखो साइन आर इस तरफ आएगा, तो माइनस साइन आर अपॉन कॉस आर, माइनस साइन आर अपॉन कॉस आर इक्वल टू आ रहा है एन डी आर बाई डी एन। तो डी आर बाई डी एन की वैल्यू आ रही है -1 अपॉन एन टेन आर, है ना, ये तो आ रही है, सॉरी थीटा नहीं आर, तो -1 अपॉन एन टेन आर आ रही है, ठीक है। तो बस यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे हम, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं फर्दर, एन कॉस 60 माइनस आर, डी आर बाई डी एन की वैल्यू क्या आ रही है, -1 अपॉन एन, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 अपॉन एन टेन आर, एन से एन कैंसिल, देखो ध्यान से यहाँ पे 1 अपॉन एन आएगा और टेन आर आएगा, ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, प्लस बाकी सब तो सेम, साइन 60 माइनस आर इस इक्वल टू आ रहा है कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एन। अब जो है वैल्यू चेक करते हैं ध्यान से, अगर n इक्वल टू √3 है, थीटा 60 है, तो r की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओ, n 60 डिग्री है और ये है, तो r की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 इंटू साइन 60 इस इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू साइन आर, ये हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, देखो √3/2 होगा, √3 कैंसिल, r की वैल्यू 30 डिग्री है, तो n √3 थीटा 60 है, तो r कितना है उस समय, r है 30 डिग्री। बस ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा, देखो कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एन, चलो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ, कॉस 60 माइनस आर, आर के लिए कितनी 30, तो कॉस 60 माइनस 30 हो जाएगा कॉस 30 मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 10, 30 कितना होता है, तो 10 है यहाँ पे, प्लस साइन 60 माइनस 30 साइन 30 इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा वैल्यू कितनी 60 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस 60 हो जाएगा इंटू डी आर बाई डी एन, डी थीटा बाई डी एन, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डी थीटा बाई डी एन, ठीक है। तो ये √3 कैंसिल, 1/2 प्लस 1/2 1 इक्वल टू 1/2 डी थीटा बाई डी एन, तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी एन जिसकी वैल्यू m है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म में दिया था, तो हमको यहाँ पे देखो दो बातों को हमको ध्यान रखना था। पहली बात कि यहाँ पे ये थीटा हमको फिक्स दिया था, तो हमने इसको फिक्स लेके फिर डिफरेंशिएट किया, ठीक है। यहाँ पे चेंज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज करोगे ना, वैसे वैसे ये वैल्यू चेंज करेगी, क्योंकि ये वैल्यू हमने फिक्स कर दिया, इसको चेंज करने से ये चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को हमने पहले वेरिएबल फॉर्म में लिया, फिर इसको हमने डिफरेंशिएट किया, फिर हम देखिए यहाँ पे डी आर बाई डी एन का टर्म आ रहा है, वो हमको नहीं चाहिए, तो इसकी वैल्यू उठा के हमने वो इक्वेशन के अपना जो है m की वैल्यू निकाल ली।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, ठीक है। तो प्रिज्म के ऊपर जितने क्वेश्चन हो सकते थे ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किए कि आपको कराऊं। तो होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे भी और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अपना जो कॉन्सेप्ट शुरू होगा वो होगा रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि इस तरह से देखो भले हमने एंगल पर रखा था लेकिन था तो स्ट्रेट सरफेस ना। अब देखेंगे इस तरह से कर्व सरफेस हो ना, कर्व सरफेस, तब किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।